विधायक साहब, आज आपने प्रेस वार्ता रखी, क्या विषय? सबसे पहले तो आपको जय माता की। मेरे साथ मेरे सहयोगी इस तरफ जो बैठे हुए कुलदीप दुबे जी, इस तरफ बैठे हुए प्रवेश गोस्वामी एडवोकेट जी, इस तरफ बैठे हुए सदारी लाल दुबे जी, और सबसे लास्ट में बैठे हुए जिला हमारे टाउन के मतलब कि जहाँ के अध्यक्ष, टाउन अध्यक्ष मालामाल जी, और मेरे साथी सहयोगी जो बीच में बैठे हुए हैं। आज की जो प्रेस वार्ता रखी है वो इस बात के लिए रखी है कि कटरा की डेवलपमेंट किस तरफ तरफ को जा रही है, और उसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहेगा उस डेवलपमेंट में, सबसे बड़ी जो अड़चन थी वो थी कटरा मास्टर प्लान। कटरा मास्टर प्लान जो बना था वो 2015 में बना था, वो 2031 तक था। और 2031 के प्लान में जो थी बहुत सी खामियां थी। खामी इस बात के लिए थी कि जब 15 में मास्टर प्लान सुचारू रूप से कटरा पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए आया, तो उसके बाद नंबर ऑफ यात्री मतलब बहुत से बढ़े, डेवलपमेंट कटरा की बहुत बड़ी। और उसी के साथ अगर आप देखें तो नेशनल हाईवे जो ग्रीन हाईवे है, दिल्ली से लेके अमृतसर, अमृतसर से लेके कटरा तक, और इसी के साथ इंटरमॉडल स्टेशन जो हमारा यहाँ पे बन रहा है, ये सारी सुचारू रूप से डेवलपमेंट को देखते हुए मास्टर प्लान जो था उसको रिव्यू करना बड़ा जरूरी था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ की सरकार को खास के तौर पे कि ये रिव्यू के बीच में है। अब ये रिव्यू मास्टर प्लान के तहत ये कुछ ऐसी बातें थी कि जो कटरा वासियों तक पहुंचना बड़ी जरूरी थी। रिव्यू मास्टर प्लान का मतलब यह है कि इस मास्टर प्लान को कटरा वाले क्या चाहते हैं, इस मास्टर प्लान को कटरा डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग क्या चाहते हैं, इस मास्टर प्लान के तहत जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था उसमें दुश्वारी क्या थी, उसमें दिक्कतें क्या थी। मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ी दिक्कत, एज ए विधायक बनने के बाद मैंने जब सब जगह का टूर किया, और खास तौर पे जब मैं एक दिन आखली गांव में गया, सरूर में गया, मतलब कि वहां पे सब जगह पे जहाँ पे गया, और इसी के साथ जब मैं इस तरह अपने टूर को गया, चाहे वो तीर्थी हो, कड़क्याल हो, कुंदरूड़ा का इलाका हो, और मनून हो, आर्ली हो, सबका सब लोगों की एक ही शिकायत थी कि हमारा नक्का पास नहीं हो सकता। हमारी जितनी भी जमीनें हैं वो उन्होंने सब के सब स्केच को क्या किया है कि उनको ग्रीन बेल्ट में बना दिया। और इससे भी अगली बात अगर मैं कहूँ तो मेरा एक दरबार था, मतलब के सरना में, सरना में दरबार के बीच में बात निकल के आ गई। ग्रीन लैंड तो छोड़िए, उन्होंने प्राइवेट लैंड को मास्टर प्लान में फॉरेस्ट लैंड दिखा दिया। जब फॉरेस्ट लैंड दिखा दिया तो वो दिक्कत क्या आ रही थी, दिक्कत ये आ रही थी कि जिसकी जमीन है ग्रीन लैंड होने के ऊपर, उसके वो अपने बच्चों के लिए घर नहीं बना सकता, या अगर ग्रीन लैंड है तो उसको वो रोजगार के लिए अपनी वो एक दुकान नहीं बना सकता। और इन्हीं चीजों को देखते हुए मेरा एक जो पूरा का पूरा प्रेशर था, और उसमें पार्टी ने बहुत भारी सहयोग किया, जिसमें मैं कहूँगा हमारे जो प्रेसिडेंट है आज की डेट में सत शर्मा जी, अशोक कोल जी की इंटरव्यू हुई, और उसी के साथ इंटरव्यू जुगल किशोर शर्मा जी जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट है, इनकी इंटरव्यू होने के बाद गवर्नमेंट ने उसको रिवीजन के लिए रखा। रिवीजन इसलिए होती है कि मास्टर प्लान जब भी किसी टाउन का बनता है तो वो 15 साल का बनता है, मगर उसमें एक कंडीशन रहती है कि 5 साल के बाद आप उसको रिव्यू कर सकते हो। वो रिव्यू की पगार पे ये मास्टर प्लान, मतलब कि उस पतल पे है कि हम रिव्यू उसको करें। अब रिव्यू होना जरूरी क्यों है कटरा के लिए, खास तौर पे कटरा के लिए इसलिए है कि मैं आपके माध्यम से शायद आगे भी बहुत बार कह चुका हूँ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जब 6 जून को यहाँ पे दौरा था तो मैंने उनको एक रिप्रेजेंट किया, जिस रिप्रेजेंटेशन में मैंने कटरा के लिए 3 स्मार्ट रोड्स मांगी। 3 स्मार्ट रोड्स के लिए मैंने उनको कहा था कि जहां 24 घंटे की बिजली का प्रबंध हो, क्योंकि स्ट्रक्चर जो बिजली का है वो बड़ा पुराने वाला है। ये स्ट्रक्चर तब का है जब यात्रा 4 लाख थी, अब यात्रा 1 करोड़ की है। इसी तरीके से जो श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के लिए आ रहे हैं उनके लिए स्वच्छ पानी नहीं है, हम लोग टैंकर से पानी दे रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूँ एक आंकड़े के मुताबिक 60% आंकड़े ये हैं कि हम पानी टैंकर से रॉ वाटर दे रहे हैं। 60%, 40% जो है वो डिपार्टमेंट पानी दे रहा है। और रॉ वाटर का मतलब क्या हुआ, तो विद्युत फिल्ट्रेशन के। और मैं ये चाहता था, मैंने ये कहा कि आप चुनाव से पानी ले आइए तभी भरपाई पूरी होगी, मगर चनाब से कोई दिक्कत आ गई सिल्ट होने की वजह से। फिर मैंने कहा कि आप अंश से पानी ले आइए। ये तीनों चीजें जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे मानी। मानने के बाद वो एमओएस जो हमारे डॉक्टर जतेंद्र सिंह जी हैं, उनकी प्रयास के मुताबिक वो चिट्ठी उनके पास आई, और आने के बाद वो डिबकाम जम्मू के पास आई। डिबकाम जम्मू ने डिपार्टमेंट्स को हिदायत कर दी, पीएचई के चीफ को हिदायत कर दी कि आप अंश के पानी का प्रपोजल बनाएं। पीडब्ल्यू वालों को ये कह दिया कि आप मिलके ये सारी बात करके इसका प्रपोजल बनाएं। इसी तरीके से बिजली वाले चीफ इंजीनियर को हिदायत कर दी थी कि वो आप इसका प्रपोजल बनाएं, और प्लानिंग वालों को, हाउसिंग वालों को कहा था कि आप इनके साथ तालमेल बना के रखें।
और लास्ट में अभी पिछले महीने थोड़े 8 दिनों में 23 तारीख को एक इसमें रिव्यू मीटिंग थी, वो शायद आपने मेरे पेज पे भी देखी होगी। डिपकाम साहब ने सब डिपार्टमेंट्स को लेकर, जिसमें मुख्य तौर पे मतलब के डायरेक्टर हमारे लोकल बॉडी भी थे, क्योंकि हाउसिंग डिपार्टमेंट उनके पास रहता है, और सारे चीफ इंजीनियर थे, जिसमें उन्होंने रिव्यू कर लिया। रिव्यू करने के बाद वो जो प्रपोजल थे वो कहाँ पे अड़े हुए हैं, कहाँ तक पहुंचे हैं, बाई तकमील तक पहुंचने में और कितना टाइम लगता है। 45 दिन का टाइम सबने मांगा। 45 दिन का टाइम मांगने का मतलब ये हो गया कि प्रपोजल 45 दिन के बाद आ जाएगा। मेरा आज की प्रेस वार्ता करने का जो खास तौर पर मकसद था, खास तौर का ये मकसद था कि ये हमने बीजेपी जरूर की आपने जब बैठक की, जिसमें मुख्य तौर पे हमारे कृष्ण मालामाल जी थे और उसमें मेरे बाकी सहयोगी थे, तो इनके सुझाव भी आया कि मास्टर प्लान रिवीजन के साथ साथ ये 3 जो रोडें आप मांग रहे हैं स्मार्ट रोड्स बनने के लिए, इसकी एक डिटेलिंग जो है कटरा के समक्ष जो रखिए, ताकि किस लोगों को एक पता चल जाए कि हम करने क्या जा रहे हैं और हमारी रोड कैसे बन रही है। मेरा कटरा निवासियों से मतलब के निवेदन है और एक डिटेलिंग के लिए मैं उनको आज बताना चाहता हूँ। जो 3 स्मार्ट रोड्स मांगी है उनकी परिभाषा क्या है। स्मार्ट रोड का मतलब ये है कि आपकी 2 वे ट्रैफिक। स्मार्ट रोड का मतलब ये है कि आपका सीवरेज जो है अंडरग्राउंड हो। आपकी स्मार्ट रोड का मतलब ये है कि आपकी सारी की सारी यूटिलिटी अंडरग्राउंड हो, जिसमें आपकी बिजली आ गई, आपकी वाईफाई आ गई, आपकी केबल की तार आ गई। और जैसा कि हम मेट्रोपोलिटन सिटी में जाके देखते हैं, चंडीगढ़ में आप देखेंगे तो वो सारा का सारा नेटवर्क, इवन पीएचई की शॉप्स होती है, कल आपको नलका लेना है तो शॉप से लेना है, जो सारे का सारा है वो अंडरग्राउंड सारा सिस्टम होगा। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि अगर ये सारी चीजें बने तो इसके लिए हमें कहाँ पे कठिनाई आएगी। सबसे बड़ी कठिनाई तो आएगी इस बात के लिए कि जो हमारा पहले वाला मास्टर प्लान है उसमें रोड कितनी, एशिया चौक से लेके बस स्टैंड तक की जो रोड है, जो मास्टर प्लान बोलता है वो बोलता है कि आपकी 100 फुट की रोड, 100 फुट रोड के बाद 25 फुट आपकी लाइन बिल्डिंग की लाइन है और 25 उस तरफ है। रिवन एक्ट भी हमारा यही कहता है कि रोड के 25 फुट ना इधर दाएं जा सकते हैं ना बाएं जा सकते हैं। तो मतलब ये हो गया कि मेरा मास्टर प्लान कटरा जो है आज की डेट में वो 150 फुट की रोड है। 150 की फुट अगर ये कल बनने को आए तो हमें कितनी उसमें दिक्कत आएगी, कितने लोगों के रोजगार छूटेंगे। उसके लिए मैं चाहता हूं कि कटरा वाले एक बार बैठ के खास तौर पे मैं सिर्फ जम्मू रोड के लोगों को नहीं कह रहा, मैं मतलब के इसी तरीके से जो मतलब के रोड है, आप कह सकते हैं पैंथर रोड जिसे आप कहते हैं, मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं जो यहाँ पे नहीं आए, ये मैसेज मेरा वहां तक भी पहुंचे। और जो जैसे कि बस स्टैंड से लेके बाणगंगा तक की रोड है, मेरा मैसेज वहां तक भी पहुंचे। हम सब बैठ के सारी बात करके एक बीच का रास्ता निकालें, और बीच का रास्ता निकालने के बाद वो सबसे पहले तो मास्टर प्लान में ऐड होगा। बीच का रास्ता क्या है? बीच का रास्ता अगर हम कंसेंसस बनते हैं कि ये रोड मतलब के कितने में बन सकती है, मिनिमम तरीके से कितने में बन सकती है। अब बीच में किस लोगों का एतराज आया था कि इसमें डिवाइडर नहीं होना चाहिए ताकि हमारे नुकसान होगा, कहीं हम डिवाइडर को रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते, अगर नहीं रोक सकते तो बेटरमेंट कैसे हो सकती है। मेरा आज का सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब ही यही था कि ये सारी बात कि मास्टर प्लान के मुताबिक ये कहाँ तक कैसे होना है और ये अल्टीमेटली ये रोड्स जो है ये कैसे बननी है। मैं ये चाहता हूं कि ऊपर ये सारे लोग आके बैठ के ये एक कंसेंसस बनाए ताकि कि हम जो मास्टर प्लान रिव्यू होना है उसमें अपनी बात रख सकें। बिल्कुल ठीक आपने सवाल किया जाए। सबसे पहले तो एज ऑन डेट जो आज की डेट में जो रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है, वो रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है सुजेशन की। सुजेशन क्या है कि जहां का विधायक क्या सुजेस्ट करता है, और कोई आदमी भी सुजेस्ट करना चाहे, क्योंकि विधायक तो सारे केडीए का है। मुझे लगता है कि मेरा सूल के इलाके में इन्होंने गलत किया है, कड़क्याल के इलाके में अगर गलत किया है, मान लो आहरली के इलाके में गलत किया है, कुंडनोड़ा में गलत किया है, कटरा की रोडों में अगर गलत किया है, वो एक स्टेज है सुजेशन की। जब मेरी तरफ से सुजेशन जाएगी, सुजेशन मैं ऐसे नहीं देना चाहता, सुजेशन मैं लोगों से बात करके देना चाहता हूँ, चाहे वो जमीन मतलब के ग्रीन बेल्ट वाले हो, चाहे वो फॉरेस्ट लैंड वाले हो, चाहे वो कमर्शियल वाले हो, चाहे वो नॉन कमर्शियल वाले हो, चाहे वो रोड वाले हो,
दाइन साइड वाले चाहे बाइन साइड वाले, मैं अपनी तरफ से वो सजेशन दूं कि जो लोगों के हित में और जिसमें कम से कम नुकसान हो और ज्यादा से ज्यादा हमें फायदा हो, वो मैं सजेशन देना चाहता हूं। ये पहली स्टेज है। पहली स्टेज सजेशन के बाद फिर आती है प्रिपरेशन की, ड्राफ्ट की। पोजीशन बनने के बाद फिर एक ड्राफ्ट मास्टर प्लान बनेगा, रिव्यू। वो प्लान बनने के बाद फिर वो नोटिफाई होगा जनरल पब्लिक के लिए। जनरल पब्लिक के लिए वो नोटिफाई होगा कि किसी को अगर अब किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो फाइल करो। फिर वो इंडिविजुअल, तो आपकी कैपेसिटी में ऑब्जेक्शन आ गए और इंडिविजुअल के लगवाना। जो मैंने सजेशन दी, अगर मेरा भी कोई गलत उन्होंने किया होगा या मेरे मुताबिक नहीं किया होगा तो मैं भी ऑब्जेक्शन कर सकता हूं एज एमएलए होने के नाते। ऑब्जेक्शन के बाद फिर एक स्टेज आती है। वकील साहब कुलदीप जी और गोस्वामी साहब मुझे बता रहे थे कि ऑब्जेक्शन मतलब कि स्पीकिंग टर्म्स में उनको डिस्पोजल होता है उसका, तो वो डिस्पोजल हो गए। डिस्पोजल होने के बाद अगर मुझे रिलीफ नहीं मिलता तो वकील साहब दोनों मेरे साथ बैठे हैं, जो बता रहे थे कि इसका रास्ता फिर अपील का है, कि आप अपील में जा सकते हैं कोर्ट में कि मेरा ऑब्जेक्शन इन्होंने डिलीट कर दिया है, कैंसिल कर दिया, ये गलत। वो एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के बाद फिर लास्ट में वो अप्रूवल के लिए जाएगा। और मैं एक बात आपको बता दूं, ये 31 तक ही जाए, ये रिवीजन हो रही है। मास्टर प्लान नया नहीं बनना, मास्टर प्लान पुराने में जो कमी है, दुरुस्ती है, उसको ठीक कर रहे हैं। जैसे मेरे पास बहुत से लोगों की बात आई थी कि मास्टर प्लान के मुताबिक हमारे घरों के नक्शे नहीं पास होते। उन्होंने कहा 30 फुट की जगह आपकी मतलब के पैसे गली चाहिए, मगर मौके पे तो 8 फुट है, नक्शा पास नहीं होता। तो वो पिछली रिवीजन जो मीटिंग थी, मैंने वहां पे ये मुद्दा उठाया था और उस पर प्रक्रिया चल रही है, काम चल रहा है। वो इसलिए हमें फायदा हुआ कि वो म्युनिसिपल काउंसिल जो हमारी मतलब उधमपुर की है, उन्होंने अपने हाउस में पास किया। जेडीए जम्मू ने पास किया कि जो पुराना शहर है उसको आप हिलाएं ना, उसमें वही नक्शा पास करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जो पुरानी गलियां हैं उसमें हमें नक्शे पास कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जो गलियां हैं उसी में होगा। आपके माध्यम से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो एक मैं मैसेज कटरा वालों को देना चाहता हूँ। आज से 6 महीने पहले सेंट्रल सरकार की तरफ से एक अर्बन की और एक मतलब फसल, एक अर्बन और दूसरा शहरी की एक स्कीम आई थी, जिसमें नक्शा स्कीम, जिसमें मालकी हमें मिलनी थी। मैं हमारा बहुत सी लैंड जो है वो नजूल लैंड है। नजूल लैंड वालों को भी मैं कहना चाहूंगा कि वो रेवेन्यू में जाके जरूर इस बात को दराफत करें कि वो उनकी जगह मालिक बन रहे हैं कि नहीं, कोई और तो नहीं बन रहा। ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं अगर आपको कहूं तो मैंने अपने तौर पर पहले ये सारा एक सर्वे किया। उस सर्वे में मैं मतलब के अगर कहूं तो सरदार लाल दुबे जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने इनकी ड्यूटी लगाई थी कि आप एशिया ऑफिस से लेके तो ऊपर तक सारे एक सर्वे करिए कि मतलब कि किसकी दुकान कट रही है, 10 फुट या 20 फुट कटेगी, पीछे है कि नहीं। वो डिटेल मैंने एक रिपोर्ट बनाई। और किसका होटल कट रहा है तो क्या उसमें पीछे उसको जाने की जगह है कि नहीं। वो डिटेल रिपोर्ट जो है मैंने वो पूरा देख लिया है कि कितने फुट तक ये वाइंडिंग हो तो हमें नुकसान 10% का होता है, कितने तक हो तो हमें नुकसान 20% का होता है। वो एक मैं अभी डिस्क्लोज इसलिए नहीं आपसे करूंगा कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मगर मैं चाहता हूं कि लोग क्या चाहते हैं, और जो लोग चाहते होंगे वही मैं चाहूंगा। और कहीं पे लोग नहीं चाहते होंगे तो मैं उनको फुली कन्विंस करने की कोशिश करूंगा। और दूसरी बात जो आपने कही वो बड़ी ठीक कही कि कारोबार की दृष्टि से क्या फर्क पड़ेगा। आप अंदाजा लगाएं 295 करोड़ रुपए से 11 किलोमीटर का हमारा स्केच जो है वो बन के आ रहा है यहाँ कटरा तक। कल गवर्नर साहब ने भी कहा 295 करोड़ रुपए की रोड, जिसे हम डाक बोलते हैं, दिल्ली अमृतसर कटरा की रोड कटरा आ रही। और ये जो रोड है ये रोड ग्रीन नेशनल हाईवे है। ये रोड आप देखेंगे बनने के बाद कि ये रोड कहां आपको ले जा रही है। और फिर ये रोड जिस बस स्टैंड पे जाके रुकेगी 1200 करोड़ रुपए का बनने वाला है। 1200 के बस स्टैंड को जब ये रोड पहुंचेगी तो आगे एशियास के आगे मुझे अब यहाँ की रोड है वो चाहिए कि जो उसको कम्प्लीमेंट करे। अगर कम्प्लीमेंट नहीं करेंगी तो आपके कटरे का कारोबार यहां से कहीं और जाए, कटरा का कारोबार बिखरेगा। अगर आप इस कटरा को बचाना चाहते हैं कटरावासी, तो ये रोड खुली होना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। और सिर्फ रोड खुली नहीं होगी, इसका एक जैसा फसाड बनेगा जैसे आपने देखा होगा। और मैं आपको गुरु, आप जाइए स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर पहले भी हम लोग जाते थे, अब जाइए, अब जाके देखिए, नंबर देखिए, दिल्ली नंबर कितने बड़े हैं।
और नंबर देखने के साथ वहां की होटल बुकिंग का हिसाब लगाइए कि आज की डेट में कितने परसेंट हाइक हुई है। ये सारी चीजें डेवलपमेंट के रास्ते में जो मतलब डेवलपमेंट होगी, उससे हमारा कारोबार भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा, मगर कुछ लोगों को नुकसान जो होगा वो भी एक ध्यान में रखा जाएगा कि इनको रिहेबिलिटेट कैसे किया जाए। कोई मेरी दुकान वाला बिल्कुल चला जाता है, उसको बिल्कुल नहीं उसका बचता, तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि इसकी भरपाई कैसे पूरी हो सके, चाहे वो कहीं आईएमएस में पूरी हो, कहीं जेडीए में केडीए में पूरी हो, कहीं किसी और जगह में पूरी हो, जो बिल्कुल ही यहाँ से हो जाएगा वो एक कोशिश की जाएगी। और आने वाले वक्त में ये कारोबार भी बढ़ेगा, यात्रा भी बढ़ेगी, और ये एक डेवलपमेंट जो है इससे बहुत बड़ी फायदा होगा। गाँव विकास की जब बात करें तो लोगों के काफी ज्यादा जरूरत अभी क्या प्रक्रिया रहेगी, किस तरह से आप किस तरीके से बिल्कुल ठीक आपने कहा, और आज की मेरी मीटिंग का, आज के मेरे कहने का यही एक बात थी। और आप अंदाजा नहीं लगा सकते, मैंने ऐसे 100 लोगों की सूची बनाई थी जो ग्रीनलैंड से प्रभावित। मैंने ऐसे 20 सरपंचों की सूची बनाई थी जिन्होंने मुझे कहा था, और मैंने कितने आए मुझे नहीं पता, मगर वो मेरी आवाज जहां से सुन लेंगे। ये एक प्रक्रिया के मुताबिक ग्रीनलैंड को चेंज करने का मुद्दा, आप में से शायद कोई वहां पे था कि नहीं था, प्राइमरी मीटिंग में ही मैंने उठाया। प्राइमरी मीटिंग जो कमिश्नर साहब ने ली, और एक कंसल्टेंसी एजेंसी जो है वो दिल्ली से आई थी, और जिसमें टाउन प्लानिंग वाले थे, और मैंने इतनी शिद्दत से वो बात रखी थी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कमिश्नर सेक्रेटरी बेबस हो गई थी डिपार्टमेंट्स को कहने के लिए ये तो बड़ी बेइंसाफी आपने की है, मगर बेइंसाफी घटेगी कैसे, पहले हुई कैसे, पहले हुई इसलिए आप अंदाजा लगाएं, कोई भी मास्टर प्लान बनता है तो पब्लिक डोमेन में जाता है वो ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए, कोई ऑब्जेक्शन फाइल करता नहीं। जो ऑब्जेक्शन फाइल करेगा नहीं उसको एड्रेस कैसे होगा। और मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ, मेरे होटल के नीचे वाली पीछे की जगह सारी ग्रीन लाइन मेरी नहीं है। मेरी क्यों नहीं है? मेरी इसलिए नहीं है कि जब मास्टर प्लान बन रहा था तो मैंने ऑब्जेक्शन फाइल किए, उन्होंने एड्रेस किया, मैं निकल गया, बहुत से करोड़पतियों की जगह पीछे पीछे है सारी की सारी ग्रीन लाइन, उन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल नहीं की। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, आज जिस जगह पे आप बैठे हैं ये एक्वायर हो गई थी मेरी साइन बोर्ड में करनी, ये सारे का सारा प्लान आगे से लेके 18 कनाल का, और मेरे साथ बाकी लोगों का भी किया। जब माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का स्टेडियम बनना था तो मैंने ऑब्जेक्शन फाइल की। मेरे ऑब्जेक्शन जब फाइल हुए तो वो एड्रेस नहीं हुए, उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिए मुझे सुने हुए। काहिदा ये कहता था, मेरे वकील थे उस वक्त ये कुलदीप जी, काहिदा जी कहता था कि मुझे सुनना है, और डिस्पोज ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, मतलब के ऑर्डर के साथ। और मैं हाई कोर्ट में गया, वकील साहब ने केस लड़ा, केस लड़ने के बाद हाई कोर्ट ने कहा भाई इनके एक बार फिर सुनो। उसमें इशू क्या था, वो ले रहे थे इस बात के लिए कि ये मतलब फैसिलिटेट करने के लिए, यात्री के लिए। मेरी ये प्ली थी कि मैं भी फैसिलिटेट कर रहा हूँ, मैं कमरे बनाऊंगा यहाँ पे, कुछ करूंगा, तो इसलिए आप मुकदमा लड़ते कैसे हैं, आप जाते कहाँ पे हैं। और इन्होंने जो पिछला ड्राफ्ट बना उसमें एक प्रक्रिया रहती है, तो वो नोटिफाई होता है कि आप ऑब्जेक्शन फाइल करें। आप अब भी ऑब्जेक्शन फाइल नहीं करेंगे, मेरे कहने से नहीं होगा। मैं एक मैसेज आपके जरिए देना चाहता हूँ, जिन लोगों की ग्रीन लैंड है ये मत समझें कि विधायक ने करवानी है। वो लोग जब तक अप्लाई नहीं करेंगे कि मेरे ये नंबर हैं, इनका छुटकारा करवाओ, ग्रीनलैंड से बचाओ, और ग्रीनलैंड बचाने के बाद उसकी गरदौरी जब तक नहीं लगाएंगे, मास्टर प्लान का नेक्स्ट भी साथ में लगाएंगे, और साथ में ये वो मतलब कि मुलाजा नहीं करेंगे कि मेरी ग्रीन लैंड हटा के मेरे को कमर्शियल कर दो, मेरे को रेजिडेंशियल कर दो, मेरे को मतलब ऑर्चर्ड कर दो, ये तब जाके उनकी बात सुनी जाएगी। ये मैसेज आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, ताकि ये मैसेज जो है मेरा पूरे के पूरे केडीए के जितने लोग हैं सब तक पहुंचे। क्या पेट्रोल में सिर्फ 5 ही मुझे हर वक्त देखा जाता है, मुझे बात है में कोई उम्मीद नहीं होगा। अगर आप म्यूनसिपल घटना खाते हैं, अगर आप बड़े तो इसके ऊपर लिखा जाता है कि जो रेडी होती है उसको करना कितना करिए, और कुछ एरिया ऐसे मेंटेन किए गए हैं कि वहाँ पर रेडी नहीं लगाई जाती, लेकिन सबसे ज़्यादा रेडी उसी एरिया में यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी द्वारा कहा गया है कि यहाँ पर रेडी नहीं लगाई जाती। इलीगल रेडियो का छुटकारा तब तक हटेगा, और बिना छत वाली रेडियो क्योंकि जो रेडी होती है वो प्रोफाइल होती है, तो वो चलती फिरती होती है। कुछ एरिया ऐसे मेंटेन किए गए हैं कि यहाँ पर रेडियो जैसे स्टेशन हो गया, निहारिका के पार हो गया, या बैंकर रोड हो गया, कुछ ऐसी लोकेशन है यहाँ पर रेडियो नहीं है, और सबसे ज्यादा रेडियो भी वहीं पर लगाया जाए।
तो इससे छुटकारा कब मिलेगा? क्या इलीगल रेडियो किसके ऊपर से? बिल्कुल आपने ठीक और बड़ा मतलब के सवाल ठीक तरीके से पूछा है और बड़ी डिटेल में पूछा है। बलदेव शर्मा को बने हुए 1 साल हो गया और मैं पूरा होमवर्क कर रहा हूँ कि दुरुस्ती कहाँ कहाँ पे होगी और दुरुस्ती करने के लिए मैं पीछे एक पूरे बैकअप के तरीके से चल रहा हूँ और मेरा जो कदम है एक एक करके उठेगा। आप कहेंगे कि मैं जगदम 10 कदम उठा दूं तो वो बात बनेगी नहीं। कटरा में सिर्फ रेडियो की बात ही नहीं है, यहाँ पे नशे की बात भी वो एड्रेस हो रही है, रेडियो की बात भी वो एड्रेस हो रही है, झुग्गी वालों की बात है जो कि बहुत कंसर्न रखती है किसने झुग्गी किस प्लाट में दी है। और मैं आप ही लोगों को इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, मतलब अरुण जी को, इन्होंने ये मुद्दा उठाया था वो चल भी रहा है। इसके बाद मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं कि मेरे सामने प्लाट में किसने लगा दी। मैं कहता हूँ भाई लिख के दो ना मुझे। लिखने में उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है, जब उनको लिखने में दिक्कत आती है तो मुझे एड्रेस करने में नहीं आएगी। और कुछ लोगों ने वो मुझे लिख के भी दिया, कुछ लोगों ने मुझे लिख के भी दिया है। जिसको लिख के देने में दिक्कत आएगी तो मुझे करने में भी दिक्कत आएगी। मगर एक बार मैं कह दूं आपको, मेरे कदम आस्ता आस्ता जरूर चलेंगे, मगर जिस सफाई के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे। और जो मैं कटरा में नशे को लेके आज आपने प्रश्न अगर पूछा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कल गवर्नर साहब को मैंने कहा जी कटरा में नशा की मुक्ति के लिए पुलिस बहुत बढ़िया काम कर रही है। मैंने कल आईजीपी को कहा, मैंने कहा पुलिस जो कर रही है इनका जरा पीछे से बैकअप रखना कि कहीं बंद ना कर दो। तो इसलिए उन अफसरों को धन्यवाद दी है। म्युनिसिपल कमेटी कटरा जो हम कई सालों से सोच रहे थे कि एक्शन मोड में आएगी कि नहीं आएगी, आज आप एक बात तो मानते हैं कि एक्शन मोड में है, तो एक्शन मोड में है। एक ही दिन में हम कहें कि पूरे मतलब के कपड़े उतार दें किसी के, आस्ता आस्ता उतार दें तो सबके उतरेंगे, आप चिंता मत करिए। मेरी बात चेयरमैन आप बीजेपी को क्या क्या पहले आपका सवाल का जवाब दूं या इनका? पहले उनका दूं। ये यही कहती है बात, ही है क्या इनका जो जवाब था जो इन्होंने कहा, इन्होंने मैंने आप थोड़ा पीछे जाइए 1 साल 2 साल तक मैंने इलेक्शन इसी बात के लड़ी के रूप में लड़ी इसी बात से। और इलेक्शन लड़ने के बाद मैंने एक जगह नहीं 10 जगह बोली। फिर वो बात कहते हैं कि ये मंदिर में वहां पे आए थे शालामार पार्क में, तो वहां करने के आए थे, मूल्य बेचने आए थे। वहां मैं किस लिए गया था वो सबको पता। मैं गया था वो रोड जो कह रहे थे कि वो ना जाए तारापुर, मैंने उसको रोकने की बात वहां से कही थी। और ये कभी भी वहां भी मैंने कहा कि मैं रोड पे रुकवा सकता हूँ, मैंने नहीं कहा। और मैं वो उस बात के लिए किया था। और मैं अगर आप अरुण जी, मैं दिल से वातावरण के सामने खड़े होकर अगर कहूँ, जिंदगी का सबसे अगर बड़ा मेरा ब्लंडर था तो वो ये था कि मैं शालामार पार्क में, और वहां जाके जो मैंने वहां स्थिति देखी, वहां लोग जो वहां पे जिन्होंने स्टेज पकड़ के रखी थी, मुझे मतलब अंदाजा नहीं लगा सकते वही लोग सालों साल 2 साल पहले जिनके थाने पुलिस स्टेशन में फोटो लगे थे। और वहां पे कैसे कैसे लोगों को महारानी बनाया था उन्होंने, आप अंदाजा नहीं, झांसी की रानी, मतलब उसकी तुलना हो रही थी। और मुझे उसी वक्त ज्ञात हो जाएगा कि जिंदगी का सबसे बड़ा ब्लंडर अगर मैंने किया है तो ये किया है कि मैं इनके बीच में आया। मगर मैंने सब्र रखा, मैं चला गया। मगर रोकने की बात ना मैं उस वक्त की थी, ना इलेक्शन लड़ने के पहले की थी, ना मैं आज आपसे कर रहा हूं जो। और फिर सुनिए, बात को तोड़ मरोड़ के वो दिखाते हैं। वो कहते हैं जी वेलकम होटल में तो आप लोग सबने कहा कि भाई रुपए लगेगी नहीं लगेगी, आप सब साक्षी हैं उस बात के। मैंने ये कहा था कि कोई आदमी अगर ये कहता है कि रुपए लगे तो हाथ खड़ा करे, तो किसी ने नहीं किया। ठीक है कि गलत? ठीक है ना, आपकी भी वाइट आ जाएगी। ठीक है, अगर ठीक का मतलब ये है तो फिर मैंने कहा भाई रास्ता ढूंढेंगे, मगर रास्ता तब ढूंढेंगे आप कमेटी बना के लाइए। 3 महीने हो गए कि 4 महीने हो गए, कटरा की कमेटी नहीं बनी, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? अब आ गई इनकी बात। ये अब इन्होंने क्या बोला, आप बोलिए फिर एक बार। आप बड़ी गोल करके बात कर रहे हैं, मेरे पर उतार रहे हैं। मैंने किसी भी बाइट में ये नहीं कहा, मैंने जेज दूर कहा है बाइट पर
कि कुछ लोगों के नाम ऐसे हैं जिनको पूछा नहीं गया। और मुझे, अगर आप कह रहे हैं कि शशि गुप्ता का नाम है, तो वो कागज ले आते ना, इधर मैंने कागज ले आते, मुझे दिखाते। अगर तो रही बात शशि गुप्ता का नाम है कि नहीं है, वो सवाल आपको वहां पूछना है, मुझे नहीं पूछना। मुझे पता है कि किसको पूछा है, किसको नहीं पूछा है। मुझे पता है किसको पूछा है, किसको नहीं पूछा है। तो रही बात अगर शशि गुप्ता के नाम की आपको दुरुस्ती कर, मतलब क्या तहकीकात कर रही है, पहले तो आप बगैर काम के आए। बगैर काम के इसलिए आए कि आप तो हाईकोर्ट में थे, एक दिन मैंने देखा दिखा रहे थे, आपके पास पूरी रिट है। तो रिट अगर है, तो अगर शशि गुप्ता का नाम है, तो आप वो पेश ले आते। आपने पेश क्यों नहीं लाया? तो ये ले आते, तो अगर मैं उसकी क्यों करूं तस्दीक? आप करिए ना खुद जाके। और अठावन रेडियो की बात है, उसमें से कई ऐसी रेडियो लोग भी है जिनके फोटो फोटो है आपके भी। तो क्या आपको लगता है कि इन गरीबों का हक वो जो लोग हैं वो मांग रहे हैं, उसको कार्रवाई आने वाले दिनों में बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। मैंने वही कहा कि एक कदम के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ये सारे कदम उसी तरफ जाएंगे जहां पे शुद्धिकरण है। रेडी की मिलनी किसको चाहिए? ये एक सेट प्रोसीजर है कि जो बीपीएल है उसको रेडी मिली थी उसको। फिर रेडी मिलने के बाद उसमें एक नियम है कि उस रेडी को लगना कहाँ है। वो लगने के लिए उस सर्टिफिकेट पर मेंशन है कि कहाँ पे वो रेडी लगनी है। फिर लगने के बाद वो ट्रांसफर है कि नहीं कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो एक प्रोसीजर नहीं, वो बात है। और वो रेडी कौन कहाँ लगा सकता है, ये सारी चीजें देखने वाली हैं। और सारी चीजों को देखने के बाद आज वो लोग बीपीएल हैं कि नहीं है, मगर इसकी तहकीकात के लिए मैंने तैयारी पूरी की है। तो एक मैंने तैयारी की है। मेरी अगला पॉइंट जो होगा, मैं जरूर ये कंसर्न दिखाऊंगा कि किन लोगों की रेडियां हैं, उनकी तस्दीक होती है, और अगर वो गलत हैं तो वो ठीक होगी। बिल्कुल आपने ठीक कह रहे कि कल उन्होंने कहा है, कल जो बात कही है, ये हेलीपैड जो बन रहा है असल में वो इस बात के लिए भी बन रहा है कि जो हमारे कुछ लोग बाबा के दर्शन शिव थोड़ी जाना चाहते हैं, तो वो एक उनको सस्ते में सुविधा मिले। सस्ते में सुविधा करने के लिए एक फ्रेंचाइजी हुई है, जिसमें तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और वो श्राइन मतलब कि शिव थोड़ी श्राइन बोर्ड के साथ वो सारी चीजें हो रही। ये होने के बाद ये एक तो मैं जो कहता हूँ सबसे बड़ा फायदा जो होने वाला है कटरा को वहां शिफ्ट होने के बाद, सबसे बड़ा फायदा ये होगा नॉइस पोल्यूशन का। हमें पता नहीं है कि हमें कितनी कितनी नॉइस पोल्यूशन से हम जूझ रहे हैं। ये नॉइस पोल्यूशन से क्वालिटी ऑफ हियरिंग जो है वो पता नहीं चलता, वो सबकी कम होती है। और स्कूलों की क्या हालात हो गई थी, बाकी क्या हो गया था। एक तो सबसे बड़ी बात जो है, इसमें सबसे बड़ा फायदा ये वहां पे पहुंचेगा। और जो आप ये बात कह रहे हैं कि जो गॉडेस का जो म्यूजियम बनाने की बात कह रहे हैं, वो अगर आपको याद होगा तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने बहुत पुराना मतलब कहा था कि मिथाइल पार्क यहाँ पे बने। और मैंने भी कई बार कहा था कि मिथाइल पार्क जो बनेगा वो डिज्नीलैंड से बात हो रही है, पहली इन्वेस्टमेंट 20,000 करोड़ रुपए की होगी। तो वो उसी को ना चलते हुए अब इंटरनेशनल लेवल पे ये म्यूजियम बनने वाला है कटरा। अभी जमीन जो है उसकी आइडेंटिफाई हुई नहीं है। ये जो म्यूजियम होगा, ये आप मतलब ये इंडिया में पहला होगा म्यूजियम। और ये म्यूजियम आपके जब उन्होंने ये कहा तो गवर्नर साहब को जो मुझे मौका मिला जब हम साथ थे, तो मैंने उनको बजट पूछा था कि ये कितने पैसों का, मुझे पहले का पता था। तो वो भी थोड़े से कहने लगे, कहते नहीं ये अभी उस वहां नहीं पहुंचे, अभी तो सारी चीजें हो रही हैं। मगर एक बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि कोई कंसिडरेशन नहीं कि अमाउंट कितना लगे। ये म्यूजियम एक मैं कह सकता हूं आपको, म्यूजियम जो होगा ये एक अट्रैक्शन का केंद्र पूरे हिंदुस्तान के लिए होगा और ये यात्रियों के लिए होगा। और उससे कटरा में आने वाले वक्त में स्टे बढ़ेगा। और इसी के साथ स्टे की बात जो आपने पूछी नहीं है, ये परिक्रमा रोड जो आप कह रही थी हमारी, ये परिक्रमा रोड का भी टेंडर हो चुके हैं। टेंडर होने के बाद L1 आ चुके हैं। 80 करोड़ की जो रोड थी, 55 करोड़ में अरनास के ठेकेदारों ने ली है और क्लियरेंस के लिए गई है। आने वाले वक्त में जैसे मतलब कि ये रोड का मतलब शुभारंभ भी शुरू होगा। बात यह है कि मैं अनफॉर्चुनेट समझे कि मैं उस वक्त पहले बाथरूम चला गया, तो इसलिए मैंने वो सुना नहीं।